Welcome to this concept explainer brought to you by CBC Score Lab of profsam.com, that is profsam.com. आज हम यूनिट 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, ओम्स लॉ की लिमिटेशंस। हम इसे इतना सिंपल बना देंगे कि एग्जाम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और हमेशा के लिए याद रह जाएगा। चलो एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। हम सब ने 10th क्लास से V = IR रट्टा मारा है ना? जैसे ये फिजिक्स का कोई यूनिवर्सल रूल हो। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि रियल वर्ल्ड में ज्यादातर चीजें ओम्स लॉ को फॉलो करती ही नहीं है? एक मिनट, क्या मतलब V = IR गलत है? हमने तो सारे न्यूमेरिकल्स इसी से सॉल्व किए हैं। नहीं, गलत नहीं है, बस हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। सच तो ये है कि ओम्स लॉ एक रूल से ज़्यादा एक एक्सेप्शन है। ये सिर्फ कुछ आइडियल मटेरियल्स पर कुछ आइडियल कंडीशंस में ही काम करता है। आज हम यही समझेंगे कि ये परफेक्ट बिहेवियर इतना रेयर क्यों है। कभी पुराने वाले येलो बल्ब को ऑन होते हुए देखा है? हाँ, मैंने नोटिस किया है। मुझे हमेशा लगता था कि शायद वो वार्म अप हो रहा है इसलिए ऐसा होता होगा। एग्जैक्टली। बस उसी वार्म अप के पीछे ओम्स लॉ की सबसे बड़ी लिमिटेशन छिपी है। और इतना ही नहीं, हमारे फ़ोन चार्जर्स में, टीवी रिमोट्स की LED लाइट्स में ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके लिए ओम्स लॉ मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता। उनका बिहेवियर एकदम अलग है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सब चीज़ों का रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहता? बिल्कुल सही पकड़ा, यही कोर आइडिया है। ओम्स लॉ बस इतना कहता है कि अगर फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट रहें तो करंट यानी I वोल्टेज यानी V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब VI का रेशियो, जिसे हम रेजिस्टेंस R कहते हैं, वो कांस्टेंट रहता है। जिन मटेरियल्स में ये कांस्टेंट नहीं रहता उन्हें हम नॉन ओमिक कहते हैं। ओके, तो नॉन ओमिक डिवाइसेस में R बदलता रहता है, लेकिन क्यों? ऐसा क्या हो जाता है उनके अंदर? इसको समझने के लिए एक एनालॉजी लेते हैं। सोचो द अडैप्टिव हॉलवे। मान लो एक कंडक्टर एक आम सा हॉलवे है और इलेक्ट्रॉन्स उसमें चलने वाले लोग हैं। अब जितना ज्यादा धक्का मतलब वोल्टेज दोगे, उतने ही तेजी से लोग मतलब करंट आगे बढ़ेंगे। एक सिंपल प्रिडिक्टेबल रिलेशन है। ग्राफ बनाओगे तो एकदम सीधी लाइन आएगी। ये है एक ओमिक कंडक्टर। ठीक है, ये तो आसान है। मोर पुश मोर फ्लो। लेकिन अब इमेजिन करो कि हॉलवे अडैप्टिव है, मतलब स्मार्ट है। जैसे ही तुमने धक्का वोल्टेज बढ़ाया, उस हॉलवे में अचानक से कहीं से और बहुत सारे लोग आ गए, मतलब चार्ज कैरियर्स। अब क्या होगा? भीड़ बढ़ जाएगी। शायद फ्लो उतना स्मूथ ना रहे, लोग एक दूसरे से टकराने लगेंगे। एग्जैक्टली। भीड़ बढ़ने से या लोगों के आपस में टकराने की रेट बढ़ने से फ्लो का पूरा डायनामिक ही बदल जाता है। अब रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं रहा। सेमीकंडक्टर्स बिल्कुल इसी अडैप्टिव हॉलवे की तरह बिहेव करते हैं। वोल्टेज या टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी अंदरूनी प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती हैं। वाओ! तो हम बेसिकली करंट देकर मटेरियल को ही बदल रहे हैं। इसका VI ग्राफ कैसा दिखेगा? सीधा तो बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। एक मेंटल इमेज बनाओ। ओमिक रेजिस्टर का ग्राफ एक परफेक्ट सीधी लाइन जो ओरिजिन से शुरू होती है, लेकिन एक सेमीकंडक्टर डायोड का ग्राफ एक हॉकी स्टिक जैसा होता है। एक डायरेक्शन में करंट को आराम से जाने देता है, लेकिन दूसरी डायरेक्शन में ऑलमोस्ट पूरा ब्लॉक कर देता है। और उस येलो बल्ब के फिलामेंट का जैसे जैसे वो गर्म होता है, उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, तो ग्राफ सीधा ना होकर ऊपर की तरफ कर्व हो जाता है। ये अडैप्टिव हॉलवे का आइडिया बहुत अच्छा है कि भीड़ बढ़ जाती है, लोगों के चलने का तरीका बदल जाता है। इसके पीछे की सॉलिड फिजिक्स क्या है? हाँ बिल्कुल, और NCERT में से 2 मैजिकल वेरिएबल से एक्सप्लेन किया गया है। Now let us see how NCERT defines this. NCERT में टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी पर एक सेक्शन है, जरा वो लाइन पढ़ना। In a metal, the decrease in the value of tau with rise in temperature causes rho to increase. For insulators and semiconductors, however, N increases with temperature. This increase more than compensates any decrease in tau, so that for such materials, rho decreases with temperature. इसमें ये N और tau क्या हैं, ये थोड़ा आसान करके समझाइए प्लीज। जरूर। ये 2 फैक्टर्स ही ओम्स लॉ की पूरी कहानी है। देखो, किसी भी मटेरियल का रेजिस्टेंस 2 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला N, यानी नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स।
मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन्स करंट बनाने के लिए अवेलेबल हैं, हॉलवे में कितने लोग हैं। और दूसरा टाउ यानी रिलैक्सेशन टाइम, मतलब दो लगातार टक्कर के बीच एक इलेक्ट्रॉन को एवरेज कितना शांति का समय मिलता है। ओम्स लॉ तभी तक वैलिड है जब तक एन और टाउ दोनों कांस्टेंट रहते हैं। जैसे ही इनमें से कोई एक भी बदला, ओम्स लॉ फेल हो जाता है। अच्छा, तो बल्ब के केस में इन दोनों में से क्या बदलता है? देखो, बल्ब का फिलामेंट मेटल मतलब टंगस्टन से बना होता है। जब उससे करंट पास होता है तो वो गर्म हो जाता है, बहुत गर्म। गर्म होने से उसके एटम्स अपनी जगह पर बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं। इस ट्रैफिक की वजह से बेचारे इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने में बहुत दिक्कत होती है और उनकी टक्कर बहुत जल्दी जल्दी होने लगती है। मतलब उनका शांति का समय या रिलैक्सेशन टाइम टा कम हो जाता है। बिल्कुल। और जैसे ही टा कम हुआ, रेजिस्टिविटी रो और रेजिस्टेंस आर बढ़ जाते हैं। इसीलिए बल्ब गर्म होने पर वीआई ग्राफ कर्व हो जाता है। यहाँ n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, लेकिन टा पूरा गेम बदल देता है। तो सेमीकंडक्टर्स में भी ऐसा ही होता होगा, गर्म करने पर रेजिस्टेंस बढ़ता होगा? एक्चुअली यहाँ कहानी एकदम उल्टी है और यही सबसे फैसिनेटिंग पार्ट है। सेमीकंडक्टर्स में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटने लगते हैं और बहुत सारे नए इलेक्ट्रॉन्स और होल्स मतलब चार्ज कैरियर्स फ्री हो जाते हैं। तो n अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ओह, तो वहाँ हॉलवे में अचानक से बहुत सारे नए लोग आ जाते हैं। हाँ, भले वहां भी टक्कर थोड़ी बढ़ती है, मतलब टॉ थोड़ा कम होता है, लेकिन नए चार्ज कैरियर्स n की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो टॉ के इफेक्ट को आराम से ओवरकम कर लेती है। ज्यादा चार्ज कैरियर्स का मतलब है बेटर फ्लो, इसलिए सेमीकंडक्टर्स को गर्म करने पर उनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है। दैट इज कम्प्लीटली ऑपोजिट टू मेटल्स। एक में गर्मी रेजिस्टेंस बढ़ा रही है, दूसरे में घटा रही है। कमाल है। Hope everything is clear so far. This concept explainer is from profsam.com, that is profsam.com. चलो अब उस बल्ब वाले एग्जाम्पल को नंबर्स के साथ देखते हैं। मान लो जब बल्ब बिल्कुल ठंडा है तो उसके फिलामेंट का रेजिस्टेंस सिर्फ 25 ओम है। अगर उसे 120 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करें तो इनिशियल करंट कितना होगा? I is equals to VR, तो 120 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 25 ओम्स, ये तो 4.8 एम्पियर्स हुआ। ये तो काफी हाई है। बहुत हाई है। इसे इन रश करंट कहते हैं। यही वो आंख झपकाने वाला फ्लैश है जो हमें दिखता है, लेकिन 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में ही फिलामेंट गर्म होकर मानो 2000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब उसका रेजिस्टेंस बढ़कर मान लो 240 ओम हो गया। अब स्टेडी करंट कितना होगा? 120 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय 240 ओम्स, ये हुआ सिर्फ 0.5 एम्पियर्स। ओह वाओ, करंट 4.8 एम्पियर से गिरकर 0.5 एम्पियर हो गया। देखा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, इसलिए बल्ब एक नॉन ओमिक डिवाइस है। और ये नॉन ओमिक बिहेवियर ही फाउंडेशन है सारी मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का। डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, एलईडीज, ये सब इसीलिए काम करते हैं क्योंकि वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते। अगर डायोड्स ओमिक होते तो हमारे फोन चार्जर्स काम ही नहीं करते, क्योंकि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करने की उनकी एबिलिटी उनके नॉन ओमिक नेचर से ही आती है। मतलब ओम्स लॉ फॉलो न करना एक फीचर है, बग नहीं। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसका मतलब लैब में जब मेरा वीआई ग्राफ सीधा नहीं आता था तो जरूरी नहीं कि एक्सपेरिमेंट गलत हो सकता है डिवाइस ही नॉन ओमिक हो। एग्जैक्टली। और तुमने एक बहुत कॉमन मिस्टेक की तरफ इशारा किया है जहां स्टूडेंट्स एग्जाम में मार्क्स लूज करते हैं। उन्हें लगता है कि ओम्स लॉ एक यूनिवर्सल लॉ है, क्योंकि स्कूल लैब्स में हम हमेशा सिंपल कार्बन रेजिस्टर्स यूज करते हैं जो बेचारे बहुत हद तक ओमिक होते हैं। तो स्टूडेंट्स के दिमाग में बैठ जाता है कि वीआई ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होना चाहिए। सही बात है। तो करेक्ट अंडरस्टैंडिंग ये है कि ओम्स लॉ बस कुछ मटेरियल्स की प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करता है, जैसे मेटल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है। बिल्कुल सही। अब एक और साइलेंट किलर मिस्टेक। अक्सर स्टूडेंट्स नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस वर्ड यूज करते हैं। सुना तो लॉजिकल लगता है क्योंकि आर कांस्टेंट नहीं है, लेकिन टेक्निकल तौर पे ये कहना गलत है। गलत क्यों है? रेजिस्टेंस वेरी ही तो कर रहा है। क्योंकि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ही R इज इक्वल टू VI है, जो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ के स्लोप से जुड़ी है। जब ग्राफ ही स्ट्रेट नहीं है तो एक सिंगल वैल्यू ऑफ R एग्जिस्ट ही नहीं करती। हर पॉइंट पर VI का रेशियो अलग है। इसलिए हम कहते हैं
कि ऐसी डिवाइसेस का डायनामिक रेजिस्टेंस होता है या हम सिंपली उसके VI कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करते हैं? इसका रेजिस्टेंस इतना है कहना ही गलत है। गॉट इट। तो नॉन ओहमिक डिवाइस के लिए हम VI ग्राफ के बारे में बात करेंगे, उसकी एक फिक्स्ड रेजिस्टेंस वैल्यू के बारे में नहीं। परफेक्ट। अब इसे हमेशा के लिए याद कैसे रखा जाए, उसके लिए कुछ मेमोरी एंकर्स। पहला, एक कैची फ्रेज, ओम्स लॉ वहां फेल जहां रेजिस्टेंस स्टेबल नहीं। सिंपल, बस इतना याद रखो। ओम्स लॉ वहां फेल जहां रेजिस्टेंस स्टेबल नहीं। ठीक है, ये आसान है। कंफ्यूज हो जाओ तो हवा में हाथ से एक सीधी लाइन बनाओ जो ओरिजिन से जा रही हो, ये है ओमिक। अब हाथ से कर्व्ड लाइन या हॉकी स्टिक जैसी शेप बनाओ, ये है नॉन ओमिक। स्ट्रेट लाइन मतलब ओम्स लॉ जिंदाबाद, कर्व्ड लाइन मतलब ओम्स लॉ फेल। हैं? ये वेब पर काम करेगा। स्ट्रेट लाइन ओमिक, कर्व्ड लाइन नॉन ओमिक, याद रहेगा। तो आज की इस पूरी चर्चा के 3 सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम सेफ पॉइंट्स को समराइज करते हैं। नंबर 1, ओम्स लॉ यानी V = IR कोई फंडामेंटल लॉ नहीं है। ये सिर्फ ओहमिक मटेरियल्स पर अप्लाई होता है जिनका रेजिस्टेंस कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर में कांस्टेंट रहता है। नंबर 2, नॉन ओमिक डिवाइसेस जैसे सेमीकंडक्टर्स, डायोड्स और बल्ब फिलामेंट्स का VI ग्राफ लिनियर या स्ट्रेट लाइन नहीं होता। उनका रेजिस्टेंस करंट या वोल्टेज के साथ बदलता है। एंड नंबर 3, ये बदलाव 2 वजह से होता है। मेटल्स में हाई टेम्परेचर पर कोलिजन्स बढ़ जाते हैं यानी टाउ कम हो जाता है जिससे रेजिस्टेंस बढ़ता है। सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ने से चार्ज कैरियर्स N बढ़ जाते हैं जिससे रेजिस्टेंस कम हो जाता है। 12th CBSE फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए विजिट profsam.com। That is PROFSAM, right? Yes, PROFSAM.com. See you in the next explain.